हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 12 बीएमटी मतलब बिजनेस मैथमेटिक्स का मॉडल सेट पेपर 1 करवाने वाला हूँ। आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होने वाला है। 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा और 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा। तो आज जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो ऑब्जेक्टिव है। 40 क्वेश्चंस होगा और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, आप लोगों से एक क्वेश्चन मेरा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और कमेंट में उसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा कि क्या ये 40 क्वेश्चन जो है सिर्फ उसको आप कर लीजिएगा तो क्या आपका एग्जाम अच्छा जाएगा? आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, आपको और प्रैक्टिस का ज़रूरत है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एमसीक्यू का और वीडियो लेके आऊँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मुझे बनाना चाहिए कि मुझे नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है विच इज द 27th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5 14 23 डॉट डॉट। देखिए इसमें पूछा है, ये क्वेश्चन जो है वो एपी का है और इसमें पूछा है कि 27 टर्म क्या होगा। मतलब इसमें से जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे ही करते करते 27 नंबर पे जो टर्म आएगा वो कौन सा होगा, मतलब एन क्या होगा वो पूछा है। तो ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इसका गिवन लिखते हैं। फर्स्ट इसका गिवन क्या है? फर्स्ट टर्म। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं क्या? चलिए शॉर्ट में मैं लिखूंगा। ठीक है, अब की बार तो a इज इक्वल टू क्या है 5 और कॉमन डिफरेंस को मैं कहता हूँ d। तो ये क्या होता है t2 माइनस t1 और इसको करेंगे तो t2 मेरा क्या है 14, तो 14 माइनस 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 14 माइनस 5 9। ठीक है, तो मेरा d भी मिल गया और n तो मुझे क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, n कितना है 27। मुझे 27th टर्म बताना है कि क्या होगा, है ना। तो चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो AP का फॉर्मूला होता है TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। A है मेरा 5, तो 5 लिख देते हैं, प्लस N कितना है 27 माइनस 1 और D कितना है, D है 9, तो यहाँ पर 9। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 प्लस ये 27 में से 1 किया तो 26 और ये ब्रैकेट के बाहर में है और ये मल्टीप्लाई में होगा तो ठीक है 29 और इसको करेंगे तो 26 9 ज़ा 234 और प्लस 5 239, तो यहाँ पर हो जाएगा 239। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन में है, हाँ है, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करना था। तो आप लोग इसको देख लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है। इसमें पूछा है कि इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 1, मतलब हम लोग का फर्स्ट टर्म 1 दिया हुआ है एपी में एंड द लास्ट टर्म इज 11 और लास्ट टर्म 11 दिया है। इफ द सम ऑफ एन टर्म इज 36, अगर हम लोग सम करें, एन तो हम लोग को दिया नहीं है, बस बता रहा है कि अगर एन टर्म तक हम लोग अगर उसको सम करें मतलब जोड़े तो 36 आएगा। द वैल्यू ऑफ एन विल बी, तो एन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको फर्स्ट टर्म दिया हो और लास्ट टर्म दिया हो एपी के केस में, तो आपको एक फॉर्मूला है, मतलब जो सम का फॉर्मूला है वो 2 फॉर्मूला है, मैं दोनों आपको लिखवा देता हूँ। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 बाय मल्टीप्लाई d। ठीक है, और एक फॉर्मूला तो ये हुआ और एक और फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट a प्लस l। ठीक है, अब ये a और l क्या है, a है फर्स्ट टर्म और l है लास्ट टर्म और n तो नंबर्स ऑफ टर्म और Sn जब भी हम लोग सम वाला फॉर्मूला एपी में सॉल्व करते हैं तो हम लोग Sn करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग इस फॉर्मूला से सॉल्व नहीं करेंगे, इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें हम लोग को फर्स्ट टर्म में दिया है और लास्ट टर्म में दिया है, तो इससे आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जो वैल्यू उसमें दिया है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि दिया हुआ है Sn, इफ द सम ऑफ n टर्म इज 36, मतलब Sn दे रखा है 36, तो यहाँ पर 36, n का वैल्यू तो नहीं दिया है वही पता करना है, तो इसको n रहने देते हैं, यहाँ पर 2। ठीक है, a क्या है, a है 1, तो 1 प्लस और लास्ट टर्म था 11, तो 11। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36 n बाई 2 इंटू 1 प्लस 11 12 और इसको काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 6। ठीक है, अब इस तरफ क्या बचा n इंटू 6 मल्टीप्लाई में है n के साथ, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 और डिवाइड मतलब नीचे, तो यहाँ 6 आया, इसको काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा,
तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू आया 6, मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा C। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो आपको इस समझ में आया होगा कि आपको क्या गिवन रहेगा तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो चलिए इसको आप लिख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी इज, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन मतलब जीएम क्या होगा, है ना। तो मतलब हम लोग को फॉर्मूला पूछ रहा है। तो देखिए जीएम का जो फॉर्मूला होता है वो सी नंबर होता है। ठीक है, मतलब रूट ए इंटू बी होता है। अब ए ये है ए एम का, ठीक है। तो अगर ए एम यहाँ पर लिखा होता कि ए एम ऑफ ए एंड बी तो हम लोग इसको टिक करते, बी ये तो होता ही नहीं है फॉर्मूला, और ये सी नंबर ये जी एम का फॉर्मूला होता है, और डी तो नन ऑफ दिस है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है द थर्ड टर्म इन जीपी इज 4। थर्ड टर्म जीपी का 4 दिया हुआ है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर गिवन लिख लेता हूँ, ये मैं 4 नंबर का बना रहा हूँ, और गिवन में क्या थर्ड टर्म, तो T3 में मान लेता हूँ 4 है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म इज, तो उसका 5 टर्म को प्रोडक्ट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मतलब कि जैसे ये तो 3 दिया है, थर्ड टर्म 4 दिया है, इससे पहले भी 2 टर्म होगा और इसके बाद भी 2 टर्म होगा, मतलब T1 T2 T3 T4 T5। देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व कराने का बहुत सारा तरीका है, तो मैं आपको सबसे ईजीएस्ट जो है वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, और मतलब दोनों बता दूंगा। ठीक है, देखिए T3 जो है वो 4 है, तो ये 4 है। हम लोग GM पढ़ रहे, GM में क्या होता है ना कि रेशियो सेम होता है। तो अगर ये 4 है तो इसका हाफ इधर होगा आधा, तो ये हो जाएगा इसका 2 और इधर हो जाएगा इसका 1, और आगे बढ़ेंगे तो उसका डबल करते जाएंगे। तो जैसे 4 है तो ये हो जाएगा 8 और इसका डबल हो जाएगा 16। आप चाहे तो ये सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, और दूसरा तरीका ये है कि मुझे दे रखा है T3 = 4 और मुझे बताना है 5 टर्म का प्रोडक्ट। तो ठीक है, इसका मैं क्या करूँगा, इसका पावर 5 कर दूंगा। ठीक है, और 4 का पावर 5 क्या होता है, 4 का पावर 5 का मतलब क्या कि जो 4 है वो 5 टाइम्स है। ठीक है, ये है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 1024। ठीक है, ये आएगा, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऐसे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, 6 करके भी आ सकता है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर 6 लगाना है, अगर आपका 4 आया तो आपको यहाँ पर 4 लगाना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मैं यहाँ पर 5 इसलिए लगाया क्योंकि मुझे 5 टर्म तक का प्रोडक्ट पूछा था। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, और इससे भी करिएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है इफ 15PR = 2730। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। देन द वैल्यू ऑफ R विल बी, तो इसमें जो ये R है इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, 15PR। ठीक है, ये है, और ये किसके बराबर है, 2730। जब भी इस तरह से क्वेश्चन हो, आपको R का वैल्यू पूछ रहा हो, तो जो ऊपर में होता है उसको आप मल्टीप्लिकेशन में ले जाइए। जैसे 15 × 14 × 13, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना चाहिए। ठीक है, इंटू डॉट 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 ऐसे करके आप ले जाइए। अब देखिए जहाँ पर जितने नंबर का यूज़ करके 2730 आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे कि 15 को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करूँ तो 15 × 14, तो ये हो जाएगा 026510112, 210। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, अब 210 को 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो यार 13 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 03601200372। देखिए तो यहाँ 13 तक मल्टीप्लाई करने पे मेरा 2730 आ गया है ना। तो कितना नंबर का मैंने यूज़ किया, 1 2 3 नंबर का, तो मेरा R क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, देखिए मैथ सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बुक में शायद अलग दिया हो, लेकिन इस तरह से आपसे बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, और ये तरीका भी ठीक है। तो आप लोग उसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है इफ NC12 = NC8। देखिए ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। देन N = N किसके बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है NC12 = NC8। ठीक है, अब देखिए कॉम्बिनेशन का जब मैं चैप्टर करवा रहा था आपको, तो मैंने आपको ये बताया था कि
इसमें जब भी n ऊपर वाला सेम है, c भी सेम है, पर जो सबसे नीचे है वो अलग है, तो क्या करना होता है? देखिए मैं ऐसा तो बोल नहीं सकता कि जो ये 12 है ये 8 के बराबर है, ऐसा तो बोल नहीं सकता। तो ये जो 12 है वो 8 के बराबर नहीं है, ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? इस केस में आप क्या करिएगा, 12 और 8 को प्लस कर दीजिएगा। तो 12 प्लस 8, और ये किसके बराबर होता है? इसके ऊपर वाले का। तो ऊपर वाला कितना है? n है, तो ये n के बराबर होगा। तो 12 प्लस 8 20, तो n का वैल्यू कितना आ गया? 20, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ये 20, ये ए ऑप्शन, ठीक है। और इसका वाला कितना था? 3, ये, ठीक है। तो आपको इस समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए इसके बाद और क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड ऑफ 2 लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कैट। मतलब हम लोगों को क्या करना है, CAT मतलब ये जो लेटर्स है इसका यूज़ करना है और बताना है कि इनसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, लेकिन वो भी बनने चाहिए सिर्फ 2 लेटर्स के, ठीक है। मतलब क्या इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है, हम लोग को CAT इन तीनों लेटर्स का यूज़ करके सिर्फ 2 वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए जैसे कि ये CAT है, ये 3 है, इस फर्स्ट केस में मैं इन तीनों में से कोई सा भी ले सकता हूँ। मतलब यहाँ पर मैं 3 में से इनमें से कोई सा भी ले सकता हूँ, तो मतलब 3 तरीक़ों से मैं ले सकता हूँ। अब इसमें मैं जब एक ले लूँगा इन तीनों में से कोई भी एक, तो मेरे पास कितना बचेगा? मेरे पास बचेगा 2, ठीक है। बस इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका हुआ ये, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हुआ, हम लोग पास लेटर्स कितने हैं? 3 P। हम लोग अरेंजमेंट का जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो वो वाला क्या होता है, परमुटेशन से बनता है। अब देखिए यहाँ पर लेटर्स तो 3 है पर प्लेसेस कितने हैं? 2। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? 2। इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल बाय 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। यही होता है परमुटेशन के चैप्टर्स में, मैंने आपको ये करवाया है, ठीक है। तो 3 का फैक्टोरियल ये क्या हो जाएगा? 3 × 2 × 1, और नीचे क्या हो जाएगा? 3 × 2 मतलब 3 माइनस 2 1, तो 1 का फैक्टोरियल वो तो 1 ही रहेगा, तो नीचे वाले से मतलब नहीं है। इसको सिर्फ सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। तो चाहे आप इसको ऐसे करके समझिए, चाहे ऐसे करके समझिए, आपको जो अच्छा लग रहा है आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 6, तो आंसर 6 ये, ठीक है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, मैं आगे वाला सॉल्व करता हूँ फिर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, इफ NP3 इज इक्वल टू 60 देन द वैल्यू ऑफ n इज। हम लोग को ये परमुटेशन का क्वेश्चन है और इसमें हम लोग को n का वैल्यू पता करना है। तो ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है NP3 इज इक्वल टू 60, ये दिया हुआ है। हम लोग को पता है परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, उसी फॉर्मूला में इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा n का फैक्टोरियल बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 60, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए n का फैक्टोरियल को आगे लेके जाएंगे तो वो एक कम होते हुए चला जाता है। मतलब पहले ही होगा n, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3। अब मैं यहाँ पर 3 पे लाके रोक दूंगा तो मैं यहाँ पर फैक्टोरियल लगा दूंगा, ठीक है। फैक्टोरियल लगाने से वो रुक जाता है। मैं इसको यहाँ पर ही क्यों रोका? क्योंकि नीचे में n माइनस 3 का फैक्टोरियल है, तो वो दोनों कट जाएगा। n माइनस 3 का फैक्टोरियल नीचे में है, तो ये और ये यहाँ पर कट जाएगा, इसीलिए मैंने उसको काटा था, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या बचा? 60, ठीक है, ये बचा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? n माइनस 1 n माइनस 2, तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ n माइनस 1 और n माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 60। अब देखिए यहाँ पर कितने नंबर्स है, यहाँ पर जैसे कि ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में है और ये भी इसके साथ में मल्टीप्लाई में, और ये जो ये तीनों हैं वो एक एक कम होते जा रहा है ना, और तीनों मल्टीप्लाई में है। तो इस तरफ भी हम लोग को ऐसे नंबर्स लेने पड़ेंगे जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कम हो और 3 नंबर्स हो, ठीक है। जैसे कि इसको मैं एक काम करता हूँ ना, रुकिए, इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 60 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 4 × 3। अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो 5 4 = 20 और 23 = 60, तो 60 आ जा रहा है। और कितने नंबर है? 3 नंबर है। अब देखिए जो ये फर्स्ट वाला होता है ना, ये फर्स्ट वाले के लिए रहता है। जैसे कि जो n है वो 5 के लिए है,
n-1 जो है वो 4 के लिए है और जो n-2 है वो 3 के लिए है। तो आप इन तीनों में से कैसे भी सॉल्व करिए, आपको आंसर तो पहले ही मिल चुका है कि n जो है वो 5 होगा। तो यहाँ पर n = 5 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। हाँ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आप लोग उसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है द वैल्यू ऑफ, देखिए ये जो क्वेश्चन है वो डिटरमिनेंट का है, तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में क्या दिया हुआ है, 10, 7, 8 और 5। ठीक है, हम लोग इसमें क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कैसे करके करना पड़ता है, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। 10 × 5 तो 10 × 5। ठीक है, और फिर बीच में माइनस देना पड़ता है और उसके बाद 8 और 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 8 × 7। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 10 × 5 50 माइनस 8 × 7 56। ठीक है, अब ये क्या है, प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस होता माइनस है, तो 56 में से 50 गया तो 6, पर साइन बड़ा का लगता है तो यहाँ पर बड़ा 56 है और इसका साइन माइनस में है तो यहाँ पर माइनस लगेगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं कि है कि नहीं क्वेश्चन नंबर 9 का -6, हाँ ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन और इसका है, क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाए थे वैसे ही बनाना है। ये भी डिटरमिनेंट का ही क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर जो दिया हुआ है इसका वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का दिया हुआ है x², x, 5x और 5। ठीक है, ये दिया हुआ है। देखिए मैट्रिक्स में होता है कि ये इस तरह से बन जाता है। ठीक है, इस तरह से रहता है तो वो मैट्रिक्स में रहता है, लेकिन जब बिल्कुल सीधा सीधा लाइन खींचा हुआ रहता है तो वो डिटरमिनेंट का रहता है। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। इसको हम लोग यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं करता हूँ इसको। x² को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x² माइनस, और 5x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 5x²। तो ये प्लस में है, ये कट जाएगा, और ये माइनस में है, ये दोनों आपस में कट जाएगा। प्लस माइनस में अगर सेम होता है तो कट जाता है। ठीक है, तो ये कट गया तो क्या बचा, 0, कुछ बचा ही नहीं। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो देखते हैं, हाँ ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना होगा आपको। तो ठीक है, इसको लिख लीजिए, मैं आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है ए मैट्रिक्स विथ सिंगल कॉलम, एक मैट्रिक्स है जिसका एक ही कॉलम है, सिंगल कॉलम मतलब एक कॉलम, एंड एनी नंबर्स ऑफ रो इज नॉन एज, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम एक ही है पर रो बहुत है। अब देखिए कॉलम क्या होता है और रो क्या होता है। कॉलम होता है इस टाइप से, ठीक है, जैसे कि मैट्रिक्स बना हुआ है इस तरह से। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। जब हम लोग ऐसे करके गिनते हैं ना कि 1 2 3, तो ये कॉलम कहलाता है। लेकिन जब हम लोग ऐसे करके देखते हैं कि ऐसे कितना है, 1 2 और 3 कितना है वो हम लोग देखते हैं। तो ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला है, सिंगल कॉलम, मतलब कॉलम सिर्फ एक ही है, और कॉलम हम लोग कहते हैं ऊपर से जब आता है उसको। ठीक है, तो एक कॉलम है और रो कितना भी हो सकता है उससे मतलब नहीं है। अगर एक कॉलम है तो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी सेम ऐसा ही है। इन अ रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में द नंबर्स ऑफ रो इज, तो नंबर्स ऑफ रो कितने होंगे। अब देखिए जैसे कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम जो 1 था, तो रो मैट्रिक्स में भी रो कितना होगा, 1 होगा, तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ये समझना है। तो आगे इसके हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है इफ ए इतना है और बी इतना है देन ए प्लस बी कितना होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स का है, और हम लोग मैट्रिक्स में देखे हैं कि ए प्लस बी कैसे करते हैं मैट्रिक्स में। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, ये हम लोग करना है। ए क्या है, ए है 3 7 1 6। ठीक है, ये है, प्लस बी कितना है, बी है 4 5 7 2। ठीक है, ये है। अब देखिए इसको हम लोग प्लस कैसे करते हैं, ये जो नंबर है वो इस नंबर के साथ प्लस होगा, ये जो नंबर है वो इसके साथ होगा, नीचे वाला इसके साथ होगा और ये वाला इसके साथ होगा। ठीक है, तो इसको मैं प्लस कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 3 + 4 1 + 7 7 + 5 और 6 + 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 8 12 और 8। ठीक है, ये आएगा। अब देखते हैं ये ऑप्शन में है कि नहीं।
हाँ देखिए, तो ये रहा ऑप्शन में, ठीक है। तो ये हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं, ठीक है। आप लिख लीजिए इसको। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है इफ़ ए का वैल्यू इतना है और बी का वैल्यू इतना है, देन द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो सेट्स का क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसमें ना दो होता है, एक होता है ए यूनियन इंटरसेक्शन बी और एक होता है ए यूनियन बी, ठीक है। दोनों में क्या अंतर होता है, आपको क्वेश्चन में ये दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो मैं आपको ये दोनों समझा देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी में हम लोग सिर्फ कॉमन वाला लेते हैं। कॉमन मतलब जो ए में भी हो और जो बी में भी हो, वही वाला चीज़ लेते हैं। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो मेरा क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी को सिर्फ कॉमन वाला है। तो ए में मतलब ए में और बी में सेम सेम क्या है, देखिए इसमें भी बी है और इसमें भी बी है और इसमें डी है और इसमें भी डी है, बाकी कुछ सेम नहीं है। इसका मतलब बी और डी, बी और डी, ठीक है। ये मेरा होगा ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी हम लोग उसमें से सब ले लेते हैं जो भी होता है, जैसे कि ए बी सी डी और ई एफ सब ले लिए, ठीक है। तो ए भी ले लेंगे, बी भी ले लेंगे, सी डी ई एफ जितना भी दोनों में दिया होगा वो सब ले लेंगे। कॉमन जो होगा, जैसे कि कॉमन था बी और डी, इसमें भी बी और डी था, तो हम लोग सिर्फ इसको एक बार लेंगे, ठीक है। तो वही ए यूनियन बी में हम लोग ऐसे लेते हैं और ए इंटरसेक्शन बी में हम लोग सिर्फ कॉमन वाला चीज़ को ही लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला चीज़। देखो बी और डी देखते हैं है कि नहीं, हाँ। तो ये जो बी ऑप्शन है ये हम लोग का करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एक और क्वेश्चन नंबर 15 इसके जैसा ही है, उसको भी मैं करवा देता हूँ आपको, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है इफ़ ए इतना है, ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, फाइंड सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड करना, तो ठीक है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब इंटरसेक्शन होता है तो उसमें हम लोग कॉमन लेते हैं। तो देखते हैं ए और बी में क्या चीज़ जो है वो सेम है। तो इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, तो एक Q हो जाएगा और दूसरा इसमें भी S है और इसमें भी S है, बाकी तो कुछ सेम नहीं है। तो Q और S मेरा सेम आएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा Q और S, ठीक है। मैं इसके जगह पर ये लिखा हूँ, ठीक है। अब ये वाला जो चीज़ है C, तो मैं यहाँ पर C का वैल्यू लिखता हूँ। C क्या है, MQN, MQ और N, ठीक है, ये है। अब देखिए जब हम लोग माइनस करते हैं तो कैसे करते हैं, अब देखिए इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो इसमें से जो इसमें सेम दिखेगा हम लोग उसको काट देंगे, जैसे कि इसमें भी Q है और इसमें भी Q है, तो ये आपस में माइनस हो गया, कट चुका है। बाकी और तो कुछ इसमें सेम नहीं है तो कुछ नहीं कटेगा। इसमें बच जाएगा M और N, तो M और N, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इधर वाले से हम लोग को मतलब नहीं है, सिर्फ इधर में क्या बचेगा उसको देखना होता है। तो M और N मेरा बचा है, तो M N आंसर हो जाएगा। तो इसको देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, हाँ है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को बनाते हैं, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है द डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ 3x का पावर 4 WRTX। WRTX का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के रिस्पेक्ट पे हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, विल बी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है और बहुत इजी है। मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है, और जब मैं इसका चैप्टर करवाऊंगा तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा आप बस कोशिश करिए समझने का। तो ये है 3x का पावर 4, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, जो ऊपर में जो 4 होता है और जो नीचे में ये 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैं इसका फॉर्मूला करवा देता हूँ, रुकिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है nx n-1, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन हो तो हम लोग को इस तरह से इसको करना होता है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए पहले तो हम लोग को n हम लोग को क्या है, ये ऊपर वाले को n कहते हैं। तो 4 × 3, तो ये क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पर x और n क्या है, n तो 4 है, तो 4 - 1 3 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 12x3, ठीक है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए जो C वाला है यही होना चाहिए था, पर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसके जगह पर ये 3 होगा, ठीक है।
तो ये सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको इसको इस तरह से सॉल्व करना था। मैं जब डिफरेंशिएशन करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है इफ y इज इक्वल टू 2 log 2x देन dy बाई dx इज इक्वल टू। देखिए ये भी जो क्वेश्चन है ये भी हम लोग का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में से क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, आप ये देखिए कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2x है, तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो वो कट के और वो 1 आ जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगी। अभी इसका कुछ कुछ रूल्स होता है वो मैं आपको चैप्टर में करवा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 1 क्यों हुआ था, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद में आगे इसका क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर करवाता हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 करवा देता हूँ, क्योंकि ये दो जो क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन से है। तो आपको अगर ये समझ में आ जाएगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 में कि x इंटीग्रेशन x6 और dx इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है x प्लस 1 बाय n प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर x क्या है, x है x और n क्या है, n है 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला है, ठीक है। आगे मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा x 6 प्लस 1, n तो मेरा 6 था तो 6 में प्लस 1 करेंगे और नीचे में n प्लस 1, n क्या है 6, तो 6 प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x 7 बाय 7, ठीक है, प्लस c। अब देखिए ये जो है वो ऑप्शन ये वाला है, ठीक है, बी। तो ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। सेम इसी के जैसा ये क्वेश्चन नंबर 18 भी है। अब मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए पहले इसको। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है 2x प्लस 3 का पावर 5 dx इज इक्वल टू क्या होगा। तो ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 और यहाँ पर है इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 का पावर 5, ठीक है। अभी देखिए हम लोग का x क्या होगा, x हम लोग को ये अंदर वाला जो है ये पूरा x है और n क्या है, n हम लोग को 5 है। इस फॉर्मूला में हम लोग को करना है तो इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का पावर 5 प्लस 1, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में n प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ x था तो हम लोग सिर्फ x लिए थे, लेकिन यहाँ पर जो x है ये 2x प्लस 3 है। तो इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखिए इसको मैं करता हूँ इंटू यहाँ पर डिफ्रेंशिएट d बाई dx और यहाँ पर 2x प्लस 3 का, ठीक है, इसको हम लोग को करना पड़ेगा। तो इसको देखिए आपको इसमें से कुछ कुछ समझ में नहीं आएगा, पर आप कोशिश करिए समझने का। मैं जब इसका डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट करूंगा तब उसमें मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर भी आप इसको कोशिश कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और 5 प्लस 1 6, तो ये हो गया 6। और यहाँ नीचे में अगर मैं करूँ तो 5 प्लस 1 6, तो ये हो गया 6 इंटू डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3 का। देखिए 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसमें से निकलेगा 2, तो इसमें से निकलेगा 2 और प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है तो यहाँ पर प्लस 0, ठीक है। तो 2 प्लस 0, ये तो 2 ही रहेगा, तो यहाँ पर मैं सिर्फ 2 लिख देता हूँ। तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2x प्लस 3 बाई 12 और यहाँ पर 6, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ये कहाँ पर है, 2x प्लस 3 और 12, ये रहा। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आगे वाला क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है द बेस्ट मेजर टू सेंट्रल टेंडेंसी इज AM, इज इट ट्रू। हम लोग को पूछा है कि सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है वो क्या AM है, मतलब अर्थमेटिक मीन है। तो ये सही है कि नहीं, तो ये हाँ सही है, इसीलिए इसका आंसर ए होगा, ठीक है, यस होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है मीन ऑफ 5 8 11 16 15 इज, इसका हम लोग को मीन निकालना है। तो मीन निकालने का तरीका हम लोग को पता है, क्या करते हैं हम लोग सबको ऐड कर देते हैं और जितने भी नंबर होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ठीक है, इसको मैं यहाँ पर करता हूँ क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 15 और ये कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5 नंबर्स है, तो डिवाइड बाय 5, ठीक है। और ये हम लोग निकाल रहे हैं मीन, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं
तो 5 8 13 13 11 प्लस 16 16 प्लस 15 55, ठीक है। तो ये आया 55 और नीचे में है 5, इसको इससे काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। तो 11 ऑप्शन में हाँ, तो ये रहा इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से मीन को सॉल्व करना होता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को बनाते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है फॉर्मूला ऑफ मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला फॉर इंडिविजुअल सीरीज इज, इंडिविजुअल सीरीज का हम लोग को फॉर्मूला बताना है मीडियन में। तो इसका फॉर्मूला होता है ये सी, ठीक है। देखिए एक होता है इंडिविजुअल सीरीज, एक होता है डिस्क्रीट सीरीज और एक होता है कंटिन्यूअस सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में तो ये आंसर होता है इसका, मतलब इस तरह का फॉर्मूला होता है। और बाकी जो होता है वो मैं आपको जब मेन मीडियन मोड करवाऊंगा तो उसका एमसीक्यू जब बनाऊंगा तो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये वाला होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है मीडियन ऑफ 80 100 90 170 60 50 40, इसका हम लोग को मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने का बहुत आसान तरीका है, कैसे देखो, पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, तो ये हो जाएगा 80 100 90 170 60 50 40, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को करना पड़ता है इसमें असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना होता है, मतलब छोटे से बड़ा कर सकते हैं आप या फिर बड़े से छोटा इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में इसको करता हूँ अरेंज, असेंडिंग में। तो सबसे छोटा कौन है 40, तो 40 50 60 70 तो है नहीं इसमें, 80 है तो 80 90 और 100 और 170, ठीक है, ये नंबर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को गिनना होता है कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2, ठीक है। देखिए यहाँ पर n+1/2 ये किसका, मीडियन का ही है ना। तो इस तरह से, तो इसमें n हम लोग कितना है, n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7+1/2 और ये हो जाएगा 8/2, इसको काटेंगे तो आएगा 4। तो ये फोर्थ टर्म आएगा, देखिए यहाँ पर भी टर्म में लिखा हुआ है, मतलब फोर्थ टर्म मेरा कौन सा है, तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। तो ये मेरा आंसर होगा 80, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, ये 80, ठीक है। तो इस तरह से मीडियन के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आपको इस समझ में आ गया होगा। चलिए आप लिख लीजिए इसको, उसके बाद मैं इसको मिटा के क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है मीडियन इज, मीडियन क्या होता है। देखिए मीडियन होता है जो हम लोग के सबसे मिडल में जो वैल्यू आता है उसको हम लोग मीडियन कहते हैं। तो इसका मतलब इसमें से हम लोग को जो आंसर होगा वो होगा ये मिडल मोस्ट वैल्यू, ठीक है। मीडियन हम लोग जो सबसे बीच में आता है उसको हम लोग मीडियन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 26 इसमें पूछा है मोड इज, मोड क्या होता है, मोड होता है जो सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आता है उसको हम लोग मोड कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा बार जो वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग मोड कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, विच इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है। तो देखिए रिलेशन होता है मीन, मीडियन और मोड में, और वो रिलेशन होता है ये वाला, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है विच ऑफ द रिलेशनशिप इज करेक्ट, इसमें से कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है। तो देखिए AM, GM और HM में तीनों के बीच में रिलेशन होता है, और जो रिलेशन होता है वो होता है GM इज इक्वल टू √AM इंटू HM, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें कोई नहीं है। देखिए अब यहाँ पर ना ये जो C वाला होगा वो वाला होगा, लेकिन यहाँ पर ना शायद ऑप्शन में गलती से दे दिया होगा यहाँ पर, क्योंकि दो बार GM आ गया था, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से A होना चाहिए था, तो AM, तो ये करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो 28 का C आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर इज 8 and 18 विल बी। देखिए हम लोग को 2 नंबर दिया है, हम लोग को पता है कि GM का फॉर्मूला क्या होता है, GM का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √A इंटू बी, ठीक है। ये वाला MCQ में भी ये क्वेश्चन आया था कि GM का, तो ये होता है, तो A मुझे दे रखा है 8 और B दे रखा है 18, तो मैं यहाँ पर √8 इंटू 18 करूँगा, और ये होता है 144,
और इसका होता है 12, ठीक है। रूट 144 होता है 12 का, तो GM निकल गया हम लोग का 12, तो इसका आंसर होगा 12 ए ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और बाकी है, उसको भी मैं लिख लेता हूँ और फिर सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है इफ द AM एंड HM ऑफ टू नंबर्स आर 5 एंड 32, मतलब AM जो है वो 5 है और HM जो है वो 3.2 है, देन GM विल बी, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा वो हम लोग से पूछा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसका फॉर्मूला आपको बताया था रिलेशनशिप वाला कि GM इज इक्वल टू होता है रूट अंडर AM इंटू HM, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि ये करेक्ट होगा, है ना। यही फॉर्मूला में पुट करेंगे इसका वैल्यू तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं इसको। AM कितना दिया हुआ है 5 और HM कितना दिया है 3.2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16 और 16 रूट 16 होता है 4 का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको लिखना है तो आप इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है लीस्ट स्क्वायर मेथड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग ट्रेंड। देखो लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज होता है टाइम सीरीज वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये कैलकुलेट होता ही है ट्रेंड के लिए, तो हाँ इसके लिए ये तो ट्रू होगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है द सीजनल फ्लक्चुएशंस आर, तो ये भी जो है वो भी टाइम सीरीज का ही क्वेश्चन है, तो इसमें पीरियोडिक एंड रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 33 इसमें बोला गया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कॉजिंग सीजनल वेरिएशंस, इसका होगा वेदर एंड सोशल कस्टम, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 4 रेड एंड 5 वाइट बॉल। एक बैग है जिसमें 4 तो रेड बॉल है और 5 वाइट बॉल है, तो रेड बॉल कितना है, रेड बॉल रेड है 4 और वाइट है 5, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं जब भी हम लोग PE निकालते हैं मतलब प्रोबेबिलिटी, तो ऊपर में हम लोग वो लिखते हैं जो क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हम लोग को रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर रेड बॉल कितना है 4 और टोटल कितना है, टोटल है 4 + 5, तो ये हो जाएगा 9, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 4/9 ये कहाँ पर है, ये रहा D, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक लास्ट है उसको भी हम लोग करते हैं, आप लोग लिख लीजिए इसको पहले। तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 35 बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन रैंडमली चूजन लीप ईयर। देखिए पहले तो लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर होता है, लीप ईयर इसमें कितने डेज होते हैं 366, ठीक है। तो 366 डेज में हम लोग को बताना है कि 53 संडे कितने, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 53 संडे हो पाएगा। तो ठीक है एक काम करते हैं, देखते हैं पहले कितने वीक है। तो इसमें अगर मैं इसको 366 को अगर 7 से डिवाइड करूं तो ये आएगा 5 बार में 35 और 1 और ये 6 और ये जगह 2 बार में ये 14 और यहाँ 2, मतलब 2 डेज इसमें एक्स्ट्रा है ना। 366 में 2 डेज एक्स्ट्रा है। अब 2 डेज वो कुछ भी हो सकता है कि क्या क्या हो सकता है, संडे हो सकता है और मंडे हो सकता है, या फिर संडे मंडे हो सकता है और मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है और थर्सडे फ्राइडे हो सकता है और फ्राइडे सैटरडे हो सकता है और सैटरडे संडे हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है। तो कितना टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल मेरा आ रहा है 7। जब मैं PE निकालूंगा तो ठीक है इज इक्वल टू टोटल है 7। और संडे का पूछा था, संडे किस में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है संडे और एक इसमें संडे आ रहा है 2, तो यहाँ पर 2, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कैसे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा ये D ऑप्शन, ठीक है 2/7। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और बाकी है उसको भी मैं लिख लेता हूँ फिर सॉल्व करते हैं उसको, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ग्रेटर देन 8 इज, मतलब हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 डाइस है उसको एक बार में फेंका गया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 8 से ज़्यादा, मतलब दोनों को जोड़े तो 8 से ज़्यादा उसका वैल्यू आए। तो ये हम लोग से क्वेश्चन में पूछा है। तो ठीक है चलो इसको पहले देखते हैं। टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम, मतलब क्या क्या आउटकम हो सकता है वो पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो वो क्या होगा
8 से ज़्यादा मतलब 9, तो पहले में 3 और दूसरे में 6 आ सकता है, और ऐसे भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, 4 और 5 हो सकता है, और 5 और 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 5 6 हो सकता है, और 6 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 6 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 4 6 हो सकता है, और 6 और 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब है, इतने आ सकते हैं। 8 से ज़्यादा है, सबको अगर आप ऐड करिएगा तो ये 8 से ज़्यादा ही होगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो जब हम लोग PE निकालते हैं तो ऊपर में हम लोग वो लिखते हैं जो क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन में पूछा था ग्रेटर देन 8, तो 8 से ज़्यादा ये सब है, मतलब 10, इसको काउंट करेंगे तो 10 होगा। और टोटल कितना होता है, 36। ठीक है, 2 डाइस का टोटल होता है 36। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको कट करते हैं, तो काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 18, तो 5/18 इसका आंसर होगा। तो 5/18, अच्छा देखिए ये जो C है यहाँ पर ये 1 छूट गया है, तो ये C वाला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा, शायद आंसर में छूट गया होगा या छूट गया होगा उनसे। ठीक है, तो चलो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 बनाते हैं। आप लोग इसको लिखना है तो लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक कार्ड और किंग फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड इज। देखिए जो हम लोग कार्ड खेलते हैं उसमें 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। तो टोटल कार्ड कितने होते हैं, टोटल कार्ड होते हैं, टोटल कार्ड्स 52 होता है। ठीक है, 52 में से 26 होता है ब्लैक कार्ड और 26 होता है रेड कार्ड। ठीक है, अब इसमें भी 4 अलग अलग होते हैं। ठीक है, वही क्लब, स्प्रेड, डायमंड है ना, वो जो होते हैं वो सब होते हैं। ब्लैक वाले में होते हैं 26, मतलब 13 और इसमें भी 13। ठीक है, सबका 13 होता है। अब देखिए हम लोग से जो क्वेश्चन पूछा है वो सिर्फ इतना पूछा है कि ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड कितने हैं, 26। ठीक है, और क्या पूछा है, और अ किंग, मतलब किंग आने का। तो किंग देखिए इसमें तो 26 में 2 किंग होगा, वो तो आ चुका है इसमें, लेकिन रेड में भी तो 2 किंग होगा, तो इसका भी हम लोग +2 इसका जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें भी 2, इसमें भी 1 किंग होगा और इसमें भी 1 किंग होगा, तो 2 किंग, और इधर में टोटल कितना 26। ठीक है, और नीचे में टोटल कितना है 52, और ये हम लोग PE निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा 28/52, इसको कट करेंगे तो ये 2 के टेबल से 14 बार में, और ये 26, और फिर इसको कट करेंगे तो ये होगा 7 और ये होगा 13, तो 7/13 इसका आंसर होगा, मतलब C। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो जब मैं इसको ये चला चैप्टर करवाऊंगा तो आपको मैं ये अच्छी तरह से कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। इसके बाद आगे वाला करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38, इसमें पूछा गया है एट द टाइम ऑफ इंटरपोलेशन कंटिन्यूअस सीरीज इज नॉट कुमुलेटेड अंडर। तो इसमें हम लोग को पूछा है कि जब हम लोग इंटरपोलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें जो कंटिन्यूअस सीरीज है वो कमुलेट होता है किसके अंदर में, तो वो होता है ए। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड में, इस मेथड से होता है हम लोग का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए 39 को करते हैं। इसमें बोला है बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड इज बेस्ड ऑन। ठीक है, तो ये होता है बाइनोमियल थ्योरम में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 40, इसमें बोला गया है विच इज द मेथड दैट कैन बी यूज्ड इन एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ इंटरपोलेशन। इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि इंटरपोलेशन का जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग का यूज आता है, तो वो है लैग्रेंज मेथड। ठीक है, तो इसका C ऑप्शन इसका सही होगा। तो आपने 40 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, आपने देख लिया कि कैसे इसको सॉल्व करना था, तो आप भी इस चीज़ का प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।